friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel Civils Tube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने जो ऋग्वेदिक पीरियड है वो स्टार्ट कर दिया था। वैदिक पीरियड में हमने किस तरीके से आर्यंस आए या उनका कहाँ से ओरिजिन हुआ उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने उनके जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में डिस्कस किया। इसके अलावा हमने उस समय का पॉलिटिकल सेटअप देखा था और जो ऋग्वेदिक पीरियड के टाइम पे जो असेंबलीज होती थी उनके बारे में भी डिस्कस किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उस समय किस तरीके की सोसाइटी थी, किस तरीके के डिविजन्स थे, किस तरीके का स्टेटस था वुमन का, इसके अलावा क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, किस तरीके का रिलीजन फॉलो होता था, वो सारी चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। देखिए, अब जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि उस समय किस तरीके की सोसाइटियल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था, किस तरीके से सोसाइटी डिवाइड थी। आपको यदि याद हो तो हमने तब वैदिक लिटरेचर्स पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है उसका जो 10th मंडल था, 10th मंडल के अंदर पुरुष सूक्त करके एक चैप्टर दिया हुआ है जिसके अंदर 4 वर्ड्स मेंशन्ड है। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो पीरियड है 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच का, इस समय की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको ऋग्वेद से मिलती है क्योंकि ऋग्वेद इसी समय पे कंपोज हुआ था। और ऋग्वेद का जो कंपोजिशन टाइम था वो 1500 BC से 1000 BC तक था और 1000 BC आते आते इसमें ये 10th मंडल ऐड किया गया जिसमें वर्ण सिस्टम के बारे में दिया गया था। अब बेसिकली वर्ण सिस्टम होता क्या था? वर्ण सिस्टम का मतलब होता है कि लोगों को उनके ऑक्यूपेशन, उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम क्या होता है? या तो वो टीचर्स होते हैं, गुरु होते हैं, या तो वो प्रिस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं। क्षत्रियों का काम होता है रूल करना, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। फिर वैश्य होते हैं जिनका काम होता है मर्चेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, बिजनेस करना, बैंकर्स, इनको हम वैश्य बोलते हैं। मतलब कि ब्राह्मण्स का काम होता है टीचर, प्रिस्ट, ये लोग ब्राह्मण्स होते हैं। क्षत्रिय जो टेरिटरी को, जो अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करे, जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। वैश्य का काम होता है मेनली बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। और फिर आते हैं शूद्र। शूद्र का काम होता है आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना या लेबर प्रोवाइड करना। बेसिकली ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते हैं उन लोगों को। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि ये जो टाइम पीरियड था, वैदिक टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC तक, इस समय ये जो ऑक्यूपेशन होता था ये कोई हेरिडिटरी नहीं होता था। ठीक है, कोई हेरिडिटरी नहीं होता था। यदि आपके फादर कोई अलग ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, जैसे आपके फादर कोई शॉप है उनकी, बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इस तरीके का कोई भी वो नहीं था कि हेरिडिटरी है, यदि आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको भी बिजनेस ही करना पड़ेगा, यदि वो गोल्ड स्मिथ है तो आपको भी गोल्ड स्मिथ ही बनना पड़ेगा। इस तरीके का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं था। ठीक है, पर्सन, कोई भी इंसान अपनी लाइकिंग और अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकता था, कोई भी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता था। ठीक है, जो एक परिवार के लोग थे वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते थे। ये बात हमको कैसे पता चलती है? तो जो ऋग्वेद है उसमें एक हाइम दिया गया है जिसके बेसिस पे हम इस बात का पता लगाते हैं। एक हाइम है जिसमें कहा गया है, आई एम अ सिंगर, माई फादर इज़ अ फिजिशियन, माई मदर इज़ अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। जिससे हमको ये पता चलता है कि ये एक सिंगर है जिनके फादर फिजिशियन है और जिनकी मदर ग्राइंडर ऑफ कॉर्न है। तो ये तीनों अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, जिससे हमको पता चलता है कि जो वर्ण सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था। कोई भी पर्सन अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो यूनिट ऑफ सोसाइटी होती थी, हमने पहले भी पढ़ा, जो पॉलिटी की जो यूनिट होती थी, बेसिक यूनिट होती थी, वो फैमिली होती थी। और जो सोसाइटी की भी बेसिक यूनिट होती थी वो फैमिली होती थी। इसके अलावा जो सोसाइटी थी वो बेसिकली मोनोगैमी में बिलीव करती थी। प्राइमरली यहाँ पे एक ही शादी कर सकता था कोई भी पर्सन। ये एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। ठीक है,
चाइल्ड मैरिज इस समय फैशन में नहीं थी। चाइल्ड मैरिज के ऐसा हमको बहुत ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, हमको ऐसा कुछ सुनने नहीं मिलता जिससे हमको पता चले कि इस समय बहुत ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती थी। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि विडो रीमैरिज होती थी इस समय। ठीक है, ऐसा नहीं था कि विडो वापस शादी नहीं कर सकती। तो ये सोसाइटी काफ़ी लिबरल थी और वुमेंस को काफ़ी अच्छा स्टेटस प्रोवाइड किया गया था इस सोसाइटी में। ठीक है, अब एक नियोगा करके प्रैक्टिस होती थी, इसमें यदि कोई लेडी विडो हो जाती थी तो उसकी शादी जो उनका देवर होता है, जो उनके हस्बैंड का जो यंगर ब्रदर होता है, उनसे कर दी जाती थी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी वो हमेशा बेटे को मिलती थी। तो ये चीज़ ऋग्वेदिक परेड में भी थी। ठीक है, हमको ऋग्वेदिक परेड के बारे में पता, जो भी हम ऋग्वेदिक परेड के बारे में पढ़ते हैं उससे हमको ये पता चलता है कि ये जो परेड था उस समय लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं थे। जैसे हम लेटर वैदिक परेड में पढ़ेंगे कि सोसाइटी बहुत कंजर्व हो गई, वर्ण सिस्टम बहुत रिजिड हो गया, उस तरीके की सिचुएशन इस समय नहीं थी। इस समय सोसाइटी काफ़ी लिबरल थी और जो वुमेन्स होती थी उनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन थी सोसाइटी में। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता था, जो राइट टू प्रॉपर्टी होता था वो किसके रिस्पेक्ट में होता था, मूवेबल थिंग्स। यदि आपको याद हो, तब हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था कि इस समय लैंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, कैटल्स की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। काऊ कितनी है उसके बेसिस पे लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड किया जाता था। तो मूवेबल थिंग्स को इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था प्रॉपर्टी का। अब मूवेबल थिंग्स में क्या होता है, कैटल्स, हॉर्स, गोल्ड, ऑर्नामेंट, और कई बार इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी राइट टू प्रॉपर्टी में रखा जाता था, जैसे कि लैंड हो गई और आपका घर हो गया। ठीक है, अब जो ऋग्वेदिक परेड है उस समय पे जो गुरु होते थे या जो टीचर होते थे उनका जो घर होता था वो स्कूल ही होता था। वो स्कूल में ही रहते थे और वहीं पे ये शिक्षा प्रोवाइड करते थे, टीचिंग प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अब यहाँ तक कि हमने सोसाइटल प्रैक्टिसेस देख ली। अब हम देखते हैं कि उस समय के लोगों की क्या फूड हैबिट्स हुआ करती थी। तो हम देखते हैं कि जो आर्यंस थे, जो वैदिक लोग थे, उनकी डाइट का जो मेजर पार्ट था वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से आता था, जैसे कि कर्ड, बटर, घी, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट था उन लोगों की डाइट का। इसके अलावा ये फिश, बर्ड्स और एनिमल्स भी खाते थे, इनका मीट खाते थे, ये हमको सुनने मिलता है, ये हमको ऋग्वेद से कहीं कहीं पता चलता है। इसके अलावा यहाँ पे है ना, जैसे खीर बनती है उस तरीके का भी प्रोविज़न था। ग्रेन कुक्ड विथ मिल्क करके ये खाते थे, जिसको शीरा पकमोदनम बोलते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के लोग अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी लेते थे। अल्कोहलिक ड्रिंक्स थे सूरा और सोम। सोम के बारे में हमको जो हमारा 9th मंडल है उसमें पता चलता है। ठीक है, ये डेडिकेटेड टू सोम है 9th मंडल। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो काऊ की किलिंग कभी नहीं कर सकते थे और काऊ की किलिंग को अघन्य माना जाता था। काऊ को अघन्य माना जाता था मतलब कि इसे मारा नहीं जा सकता था, और यदि कोई काऊ को मार देता था तो उसको डेथ पेनल्टी मिलती थी और या तो उसको जो किंगडम होता था वहाँ से निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक का हमने देख लिया क्या फूड हैबिट्स वगैरह होती थी। अब हम देखेंगे कि इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ क्या होती थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो हिंदू रिलीजन है उसका एवोल्यूशन इसी समय से स्टार्ट हुआ। जो हिंदू रिलीजन की जो मैक्सिमम प्रैक्टिसेस हैं उसका जो ओरिजिन है ये वेदों से ही हुआ है और मैक्सिमम जो प्रैक्टिस है वो यहीं से इवॉल्व होना स्टार्ट हुई। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी इस समय। यदि हम देखें तो इस समय के जो लोग थे वो नेचर फोर्सेस की बहुत वर्शिप करते थे, जैसे कि इंद्र, वरुण, नासत्य, इनकी पूजा होती थी। तो ये अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर बाय पर्सोनिफाइंग देम इन डीटीज, मतलब कि ये जैसे इंद्र भगवान, अग्नि, इस तरीके से अलग अलग रूप दे देते थे, भगवान का रूप दे देते थे और उस तरीके से इनकी पूजा करते थे। ठीक है, इनकी पूजा करने का जो मेन मीडियम होता था वो यज्ञ होता था, यज्ञ, सैक्रिफाइस। ठीक है, जो अभी भी हिंदू रिलीजन में प्रैक्टिस होती है यज्ञ की। अब ये जो यज्ञ करते थे इसमें जो मेनली जो ये सैक्रिफाइस देते थे या जो भी चीज़ों का
आहुति देते थे वो होती थी मिल्क, घी, ग्रेन, फ्लैश और सोम। ठीक है। फायर, अग्नि को बहुत सेक्रेड माना जाता था। अग्नि को माना जाता था कि इंटरमीडिएटरी है बिटवीन गॉड और मैन। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस समय का। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भगवान होते थे वो पनिशमेंट भी देते थे और वो आशीर्वाद भी देते थे। बून्स और पनिशमेंट दोनों देते थे मैन को डिवाइन पावर्स, ये भी कहा जाता है इस समय। अब मेनली जो ऋग्वेद है उसमें 33 गॉड्स के बारे में मेंशन्ड है और गॉड्स को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होते थे टेरेस्ट्रियल गॉड्स, ठीक है, पृथ्वी स्थानम। एक होते थे इंटरमीडिएट गॉड, अंतरिक्ष स्थानम बोलते थे जिनको। और एक होते थे सेलेस्टियल गॉड, द्यू स्थानम बोलते थे जिनको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी में कौन से गॉड्स आते थे। यदि हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो मतलब जो हमारे आसपास हैं, धरती पर हैं, जैसे कि अग्नि। अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट गॉड के रूप में पूजे जाते थे क्योंकि अग्नि को इंटरमीडिएटरी माना जाता था गॉड और मैन के बीच में। ठीक है, इसके अलावा सोम, सोम के बारे में 9th मंडल में मेंशन्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। इसके अलावा पृथ्वी, रिवर्स, बृहस्पति, इनकी मेनली पूजा होती थी एज अ टेरेस्ट्रियल गॉड। फिर हम देखते हैं एरियल गॉड या इंटरमीडिएट गॉड। ठीक है, अब इंटरमीडिएट गॉड्स में कौन होते थे? इंद्र, इंद्र जो कि रेन के, थंडरस्टॉर्म के गॉड हैं। रुद्र, वायु, वट और प्रजन्य, ये जो थे इन्हें हम बोलते हैं एरियल गॉड, जो कि सेलेस्टियल बॉडी भी नहीं है और टेरेस्ट्रियल बॉडी भी नहीं है। ठीक है, अब जो 3rd कैटेगरी थी वो होती थी सेलेस्टियल। सेलेस्टियल सिस्टम में हम क्या देखते हैं? सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट, सावित्री, मित्र, पूषण, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा। ये जो अदिति और उषा थी ये फीमेल डीटीज थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद का टाइम पीरियड था वहाँ पे कौन से गॉड्स की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड्स हुआ करते थे इंद्र, वरुण और अग्नि। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस समय पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बहुत इम्पोर्टेंस नहीं थी। इनफैक्ट उनके बारे में ज़्यादा दिया भी नहीं गया है। इस समय पे जो मेन गॉड्स थे वो थे इंद्र, वरुण और अग्नि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड ऑफ वैदिक आर्यंस माना जाता है इनको। ठीक है, अब इंद्र कौन होते थे? इंद्र और पुरंदर ये डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी कहलाते हैं। ऑलमोस्ट 250 हाइम्स जो ऋग्वेद के हैं वो डिवोट किए गए हैं इंद्र भगवान को। ठीक है, इन्हें गॉड ऑफ रेन और थंडर भी कहा जाता है। ऋग्वेद में टोटल 1028 हाइम्स हैं जिसमें से 250 हाइम्स इंद्र भगवान को डेडिकेटेड है। उसके बाद में अग्नि देव की टर्न आती है, इनको 200 हाइम्स डिवोटेड किए गए हैं ऋग्वेद में। इसके बाद में वरुण, वरुण का मतलब होता है पर्सोनिफाइड वाटर, वाटर। ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा जो हाइम्स हैं वो डेडिकेट किए गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स की यदि बात करें तो वो थे इंद्र, अग्नि और वरुण। अब जो सोम होता था, सोम बेसिकली एक प्लांट है, ओरिजिनली अ प्लांट है जिससे हमको एक ड्रिंक मिलता है, पोटेंट ड्रिंक मिलता है जिसका यूज़ किया जाता है यज्ञ के दौरान। इसको अग्निशोतम सेक्रीफाइस भी कहा जाता है, यज्ञ के दौरान इसका सेक्रीफाइस किया जाता है। और सोम को किंग ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। बट बाद में ये जो सोम है इनको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ मून। आपने देखा होगा सोम जो वर्ड है संस्कृत में मून के लिए यूज़ किया जाता है, तो बाद में ये जो सोम वर्ड है इसको आइडेंटिफाई किया गया था एज अ मून। ये जो 9th मंडल है इसके अंदर मेंशन है लॉर्ड सोम के बारे में, ये हमने पहले भी देखा है। 114 हाइम्स हैं जो डेडिकेटेड हैं इनको, इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने 10th मंडल के बारे में भी पढ़ा जिसके अंदर पुरुष सूक्त दिया गया है। पुरुष सूक्त के अंदर क्या मेंशन है? वर्ण सिस्टम। उसके अलावा एक 7th मंडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमने वैदिक लिटरेचर के टाइम पढ़ा था, जिसमें 10 राजन युद्ध के बारे में दिया गया है। 3rd मंडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र मेंशन्ड है। ठीक है, अब हम देखते हैं पुषाण। पुषाण कौन होते थे? पुषाण बहुत इंपॉर्टेंट गॉड माने जाते हैं। पुषाण को कहा जाता था गॉड ऑफ मैरिज। मेन फंक्शन होता था इनका गार्ड करना रोड को, हर्ट्समैन को और स्ट्रे कैटल को।
कैटल्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी और कैटल्स को जो प्रोटेक्ट करते थे उन गॉड को कहा जाता था पुशान। तो पुशान बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थे इस समय, ठीक है। कई बार जो गॉड थे उनको विजुअलाइज किया जाता था एज अ एनिमल इन ऋग्वेदिक पीरियड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। बट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस समय हमको कोई भी एनिमल वर्शिप के एविडेंसेस नहीं मिलते, ठीक है। नो एनिमल वर्शिप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कभी हम मतलब पूछा जाए तो हम सोच सकते हैं कि यदि यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम सोच सकते हैं कि नहीं यार, जो वैदिक पीरियड है उस समय एनिमल्स की पूजा होती होगी, बट उस समय एनिमल वर्शिप नहीं होती थी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक पीरियड। अब जो नेचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन था वो हिनोथिज्म था। हिनोथिज्म मतलब बहुत सारे गॉड्स में विश्वास तो करते थे बट गॉड्स को उनके रैंक्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया था। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट गॉड है इंद्र, फिर आएंगे अग्नि, फिर वरुण, फिर धीरे धीरे सबकी इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे रैंक वाइज गॉड्स को डिवाइड किया गया था जिसे हम बोलते हैं हिनोथिज्म। अब हम देखेंगे कि उस समय की इकोनॉमी क्या थी। यदि आपको याद हो तो हम तब इसकी पॉलिटी पढ़ रहे थे वैदिक पीरियड की, तो उसमें हमने डिस्कस करा था कि इस समय कैटल्स की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी। कैटल ही मेन प्रॉपर्टी होती थी इस समय की। द आर्यन क्रॉस द नोमैडिक स्टेज, नोमैडिक स्टेज को इन्हें क्रॉस कर लिया था। नोमैडिक स्टेज का मतलब होता है कि इधर उधर घूमने वाले, उस स्टेज को क्रॉस करके ये एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल हो गए थे सप्त सिंधु रीजन में। बट ये मेनली कैटल्स पे डिपेंड होते थे। हर्डिंग ऑफ कैटल ही इनकी मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। बहुत सारे तरीके के एनिमल्स का ये डोमेस्टिकेशन भी करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में भी जानते थे, एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी होती थी, बट एग्रीकल्चर की इम्पॉर्टेंट कैटल हर्डिंग के बाद आती थी। एग्रीकल्चर सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी, इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन होता था। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो कैटल हर्डिंग होती थी। अब हमको कैसे पता चलता है इस बारे में? जो प्लॉग शेयर है इसके बारे में मेंशन्ड है ऋग्वेद में। इससे हमको पता चलता है कि हाँ, जो ऋग्वेदिक पीरियड के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थे। अब इनकी यदि ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, बहुत कम ट्रेड एक्टिविटीज़ होती थी इस समय पे। मेनली जो इनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज था वो काऊ और गोल्ड में होता था। काऊ और गोल्ड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती थी, ठीक है। और लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस इस बात पे डिसाइड होता था कि उनके पास कितनी काऊ है। कॉइन्स का इस समय कोई भी हमको यूज़ देखने नहीं मिलता है और हमको काफ़ी सारे दूसरे प्रोफेशन भी देखने मिलते हैं इस समय, जैसे कि कारपेंटर, स्मिथ, टैनर, वीवर, पोटर्स, ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। ये सारे एक्टिविटीज़ में भी लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। इस समय के लोगों को आर्ट ऑफ हीलिंग भी आता था, मतलब कि ये लोग जानते थे कि किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है या किस तरीके से लोगों को क्योर किया जा सकता है किसी भी बीमारी से। ये सर्जरी करने में भी एक्सपर्ट थे। ये बहुत सारी हर्ब्स के बारे में भी जानते थे जिसमें कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती थी और ये चार्म्स, स्पेल्स, तंत्र मंत्र का भी यूज़ करते थे लोगों को हील करने के लिए। ये जो पीरियड था, इस समय जो पॉटरी यूज़ होती थी वो होती थी ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो आईवीसी का टाइम पीरियड था उस समय किस तरीके की पॉटरी का यूज़ किया जाता था। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब यदि हम दूसरे फैक्ट्स देखें इस सोसाइटी से रिलेटेड, तो ये जो सोसाइटी थी ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, बट वुमन को भी ऑनर के साथ और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता था। वुमन को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं माना जाता था, उनको ऑनर और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाता था। जो ऋग्वेदिक पीरियड के समय की जो असेंबलीज होती थी, सभा समिति, उसमें वुमेन्स पार्टिसिपेट भी करती थी। इस समय के लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स भी करते थे राइडिंग के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। हॉर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे आर्यंस। इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था पेस्ट्रल, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। ये हर्डिंग ऑफ कैटल मेन इनका ऑक्यूपेशन था, फिर एग्रीकल्चर। इसके अलावा हमको बहुत सारे वर्ड्स देखने मिलते हैं ऋग्वेद में, जैसे कि गऊ,
जिसे हम काऊ के नाम से जानते हैं। गविष्टि, गविष्टि का मतलब होता है गांव के लिए सर्च करना। गोमट का मतलब होता है वेल्दी मैन। गोधूली का मतलब होता है मेजर ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हमारी ऋग्वेद है उसमें यूज़ किए गए हैं। अब ये जो वैदिक पीरियड था, इस समय जो मेनली जो वॉर्स होती थी, जो बैटल्स होती थी, वो लैंड टेरिटरी या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए नहीं होती थी। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था ज़्यादा से ज़्यादा कैटल्स इकट्ठा करना, या काउस के लिए ये बैटल्स होती थी। मोस्ट ऑफ द फॉर्ट्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउस। ठीक है, अब जो इस समय के जो प्रिस्ट होते थे, जो पुजारी होते थे, उनको कई तरीके के गिफ्ट दिए जाते थे और गिफ्ट के रूप में मेनली उनको काऊ और वुमन स्लेव्स प्रोवाइड की जाती थी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस समय में 2 फीमेल डिटीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं जिनका नाम है उषा और अदिति। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमको पता चलता है कि इस समय फीमेल को अच्छी खासी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब ये वैदिक पीरियड ख़त्म होने वाला रहता है 1000 BC के आसपास, तब तक एक कॉइन आ जाता है जिसको हम निष्क के नाम से जानते हैं। निष्क को यूज़ किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द प्लेस ऑफ वाटर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बाद का जो टाइम पीरियड था उस समय निष्क का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू।